लंग कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह अगर पूछा जाए तो कि अगर किसी को संभावना बहुत ज़्यादा है कैंसर होने की, जो कि हम हिस्ट्री से पता करते दौर में स्टेज 1 या स्टेज 2 में जो कैंसर्स आते हैं उनमें प्रोग्नोसिस बड़ी अच्छी। स्क्रीनिंग की ज़रूरत ऐसे एक आम आदमी कैसे समझेगा कि उसको कराना चाहिए, या फिर कहें कि एक तरह का जो रूटीन चेकअप लोग कराते हैं, क्या उसी तरह से स्क्रीनिंग भी कभी कराना चाहिए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। नवंबर के महीने को लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ये 1995 से मनाया जा रहा है। लंग कैंसर क्या है, इस महीने को मनाने के पीछे वजह क्या है, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जय प्रभा मेदांता अस्पताल पटना के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अमरेंद्र अमर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, नवंबर के महीने को लंग कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। सर, इसकी वजह क्या है, क्यों हम मनाते हैं इसे? हाँ, ऐसा है कि नवंबर को हमने चूज़ किया है लंग कैंसर अवेयरनेस के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अवेयरनेस सिर्फ नवंबर के महीने में हो और बाकी महीने में नहीं हो। पर इसके पीछे जो कुछ रीजंस लगते हैं वो ये कि अगर अभी अभी के समय में देख लें तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है और हवा में जो मात्रा होती है पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह की वो बढ़ने लगती है। और ऑफ लेट ये देखा गया है हाल फिलहाल में कि न सिर्फ स्मोकिंग या धुआं इन सब चीज़ों के अलावा भी प्रदूषण जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है कैंसर, लंग के कैंसर के लिए। तो ये सारे कारण हैं जब हम नवंबर में ये मंथ मना रहे हैं, मनाते हैं। सर, लंग कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह अगर पूछा जाए तो क्या है? सबसे बड़ी वजह अभी भी स्मोकिंग है। तंबाकू, गुटखा, तंबाकू खास करके तंबाकू किसी भी फॉर्म में या स्मोकिंग जो है वो करना, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा तो यही है। जो लोग नहीं स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकर हैं, उनके घर में काफ़ी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों में भी ये होने की संभावना होती है क्योंकि उनका वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। पर इसके अलावा भी अब जो सामने निकल के आ रहा है वो वेहिकुलर पॉल्यूशन, जो सड़क पे इतनी गाड़ियां हैं और उनसे जो धुआं निकास हो रहा है वो वातावरण में जा रहा है, उसकी वजह से, या दूसरे जो सोर्स हैं धुएं के जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो ये सब भी अब ये कारण बन करके आ रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर हम लोग कहें एक बड़े लेवल पे, तो वायु प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण बड़ा कारण है। सर, युवाओं में जो आपने सिगरेट की बात की, तो युवाओं में सिगरेट पीने की चलन बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। वो स्टाइल में कहें या देख कर कहें किसी दूसरे को, तो ऐसे लोगों को एक तो कि वो खुद सिगरेट पीते ही हैं, इसके धुआं से भी दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, इसी को पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं कि जब आप पी रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं, तो अगर कोई सामने ना भी पी रहा हो तो वो भी जाने अनजाने में उस धुआं को अपने सांस के जरिए अंदर ले रहा है, और उसमें जो तत्व होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर करने के कारक होते हैं। और जब ये फेफड़े के अंदर जा कर के छोटे छोटे जो नलियां हैं, सांस की नलियां अंदर में जा कर के, जिनको हम स्मॉल एयरवेज बोलते हैं या एल्वियोलाई बोलते हैं, वहाँ जाते हैं, तो ये एक तरीके के इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वहाँ पैदा करते हैं। और ये जब क्रॉनिकली, जब लंबे समय तक ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बना रहता है, लंग के अंदर फेफड़े के अंदर बना रहता है, तो ये कैंसर का रूप ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक एमीन्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, उन्हें ये देखा गया है कि आप जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो डीएनए को काफ़ी प्रभावित करते हैं और डीएनए के अंदर म्यूटेशन लाते हैं। तो लंबे समय तक अगर इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो ये डीएनए को प्रभावित करके उसके अंदर म्यूटेशन ला सकते हैं, और धीरे धीरे इनकी परिणति जो होती है, जो अल्टीमेटली जो ये लीड करते हैं, वो कैंसर में लीड कर सकते हैं। सर, इसका सिम्टम क्या है, मतलब कैसे इसको कहा जाए कि
समझा जा सकता है कि ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही है? जैसे हार्ट है तो उसमें लोग वो बताते हैं कि हार्ट में पेन शुरू होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इस लंग कैंसर का भी कोई ऐसा सिम्टम है जो पता चलता है? हाँ, इसके पहले सबसे पहले तो ये समझने की चीज़ है कि एक तो कि ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि 50-60 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को कैंसर, लंग का कैंसर देखा जाता है। ख़ास करके वो लोग जो कि काफ़ी स्मोकिंग करते हैं या उस तरीके के पैसिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। पर अभी हाल फिलहाल के दिनों में कई युवाओं को भी ये कैंसर होता जा रहा है, और जिसकी वजह अब ये मानी जा रही है कि हवा में जो प्रदूषण है उसकी वजह से हो रहा है। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये कहीं बहुत प्रदूषित इलाके से तो नहीं है, कहीं ये स्मोकिंग की लंबी हिस्ट्री तो नहीं है, 25-30 सालों से लगातार सिगरेट या बीड़ी या हुक्का ये सब पी रहे हैं। ऐसे मरीजों में खास करके जब खांसी हो रही हो और लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो, या बलगम आ रहा हो, बलगम के साथ खून आ रहा हो, और साथ ही अगर इनको सांस की तकलीफ़ हो रही हो, तो हमें जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन करता है, कहते हैं कि जो शंका होती है कि इनके भीतर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों से हम बोलते हैं खांसी, बलगम में खून आना, सांस की तकलीफ़, कभी कभी छाती में पानी भर जाना। और जब काफ़ी एडवांस्ड हो जाता है तब तो खैर हड्डियों में दर्द, कभी कभी इन सब चीज़ों के साथ ब्रेन में अगर चला गया तो सीजर्स भी आ जाते हैं। पर अमूमन शुरुआती दौर में जो है वो ये खांसी आना, बलगम में खून आना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। अच्छा सर, क्या ये आनुवांशिक जेनेटिक भी है? लंग कैंसर जेनेटिक होने की संभावना बहुत कम है, लेस देन 5% केसेस या उससे भी कम में जेनेटिक हम लोग देखते हैं। हेरिडिटरी जिसे बोलते हैं, जेनेटिक तो है ही है क्योंकि जीन लेवल पे ही म्यूटेशंस होते हैं, तो जेनेटिक तो है ही है कॉज। पर हेरिडिटरी जहाँ तक आप पूछ रहे हैं वो हेरिडिटरी है, आनुवंशिक। तो आनुवंशिक तो लेस देन 5% या इवन लेसर देन दैट, उससे भी कम है एज फार एज जहाँ तक लंग कैंसर की बात है। अच्छा सर, पटना में और इसके लिए क्या लंग कैंसर का इलाज हो रहा है? अगर हम मेदांता की बात करें तो यहाँ क्या इस तरह का कुछ है जो इन लोगों के जो लंग कैंसर के पेशेंट हैं उनका इलाज यहाँ संभव है? हाँ, तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले बात आती है कि लंग कैंसर की डायग्नोसिस हो सकती है कि नहीं। तो डायग्नोसिस, हमारे यहाँ डायग्नोसिस की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को संभावना बहुत ज़्यादा है कैंसर होने की, जो कि हम हिस्ट्री से पता करते हैं, या किसी मरीज़ को खुद भी लगे कि मैंने काफ़ी स्मोकिंग की है या काफ़ी प्रदूषित जगह जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है और मुझे खांसी, बलगम के साथ खून बड़े लंबे, अमूमन 3 हफ्ते से ज़्यादा से चला आ रहा है, कोई और कारण नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे मरीजों में हम लोग इमेजिंग करते हैं, जिसमें सीटी स्कैन या ज़रूरत पड़ने पे पेट सीटी स्कैन या एमआरआई, फिर बायोप्सी में हम लोग सीटी गाइडेड, कभी लंग, कभी अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की जांच, उस पे कुछ स्पेशल आजकल मार्कर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लंग कैंसर अगर है तो ये किस टाइप का लंग कैंसर है, क्योंकि लंग कैंसर कई प्रकार के होते हैं, तो किस टाइप का लंग कैंसर है वो पता चलता है। और फिर कुछ स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव एंड प्रोग्नोस्टिक मार्कर बोलते हैं, कि वो जांच करने से हमें पता लगता है कि इनमें कौन सी दवा सूट करेगी, वैसी जांचें। तो ये सारी जांचें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो डायग्नोसिस की ये बात रही, और ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, तो अगर शुरुआती स्टेजेस में लंग कैंसर्स का पता चलता है तो सर्जरी हो जाती है, तो हमारे पास थोरेसिक सर्जन हैं जो सर्जरी करते हैं। और अगर फिर एडवांस्ड केसेज हैं तो उसमें कई बार सर्जरी अगर पॉसिबल नहीं है तो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो रेडिएशन की भी फैसिलिटी हमारी अभी आने ही वाली है। और बहुत एडवांस्ड केसेज हैं जो कि हम लोग अमूमन देखते हैं, 60 से 70% केसेज, 80% केसेज इवन हम लोग अपने यहाँ देखते हैं कि स्टेज 4 डिजीज़ में ही जनरली चौथे स्टेज में आते हैं। तो ऐसे में फिर ना तो सर्जरी होती है ना रेडिएशन होता है, फिर हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से। और ये सारी ही सुविधाएं इन हाउस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो सर, इससे एक सवाल मेरा निकलता है कि
जो आपका कहना है कि ज़्यादातर पेशेंट आते हैं जो लास्ट स्टेज पे एक तरह से कहा जाए कि रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है सर कि क्यों वो एकदम बिल्कुल अंत में आते हैं? क्या वो लापरवाही करते हैं, सिम्टम आते रहते हैं और वो लापरवाह रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि लंग एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और उस ऑर्गन में अगर कोई एक कैंसर की गांठ पनप रही है तो उसको सिम्टम तक पहुंचने में टाइम लगता है, समय लग सकता है। जैसे स्टेज 1 पे कोई अगर कैंसर की गांठ है तो हो सकता है उसमें सिम्टम ना हो, और स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3 से जनरली पेशेंट सिम्टोमेटिक तब होता है जब गांठ बढ़ जाती है, तभी सिम्टोमेटिक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बात आती है कि ये मरीज की अपनी तरफ से भी दिक्कत नहीं है, और कई बार हमें लगता है कि सही समय से जांच नहीं हुई इसीलिए नहीं, तो जांच तो तभी हो सकती है जब उसको कभी कुछ सिम्टम हो। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मरीज ने इग्नोर किया। तो यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है स्क्रीनिंग का, कि स्क्रीनिंग अगर कर सकते हैं तो हमें जल्दी पता चल जाए, क्योंकि ये सबको मालूम है और मतलब हम लोग भी रेगुलरली देखते हैं कि शुरुआती दौर में स्टेज 1 या स्टेज 2 में जो कैंसर्स आते हैं उनमें प्रोग्नोसिस बड़ी अच्छी होती है और लोग लंबा जीवन फिर जीते हैं। तो स्टेज 1 या स्टेज 2 में पता कर लेना ये तभी संभव है जब हम ये जानें कि किसी मरीज का कितना रिस्क फैक्टर है, कि कहीं उसको कोई दूसरी सांस की बीमारी है, साथ में वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है या ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ पे प्रदूषण लेवल ज़्यादा है, लंबे समय से खांसी चली आ रही है, डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रीजन है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें स्क्रीनिंग, लो डोज सीटी स्कैन या HRCT जिसे बोलते हैं वो करने को बोलते हैं, और तब हमें अगर उसमें शक लगता है कि ये अंदर छोटी सी गांठ है, ये कैंसर हो सकती है, तब हम उसकी जांच करते हैं। स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो एक इसमें फिर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर कि स्क्रीनिंग की ज़रूरत ऐसे एक आम आदमी कैसे समझेगा कि उसको कराना चाहिए, या फिर कहें कि एक तरह का जो रूटीन चेकअप लोग कराते हैं, क्या उसी तरह से स्क्रीनिंग भी कभी कराना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह जैसा बताया कि एक एज के बाद कि 60 साल की उम्र से आप बड़े हैं, आपने पिछले 20 या 30 सालों से लगातार सिगरेट या बीड़ी या गुटखा हुक्का या ये सारी चीज़ें पी हैं, और आपको साथ में सांस की भी बीमारी, ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके लंग कैंसर के होने के रिस्क को बढ़ाते जाते हैं। कि आप एक तो एज से 60 के अबव के हैं, आप 20 या 30 सालों से आप ये सारी चीज़ें पी रहे हैं, साथ में आपको जैसे COPD या दमे की बीमारी जिसको अमूमन तौर पे आम भाषा में कहते हैं वो भी साथ में चल रही है, और लंबे समय से आप सिम्टोमेटिक हैं। तो ये सारे आपके रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए और तब हम देखते हैं कि इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है उसको भी हम स्क्रीनिंग करें, उसमें फ़ायदा होने की उम्मीद बहुत कम है। और ये देखा गया है, अभी हाल फिलहाल के भी ट्रायल्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ट्रायल्स हुई हैं, और ऐसा देखा गया है कि जो सर्वाइवल जो है स्क्रीनिंग से है वो 20% के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 20% सर्वाइवल बेनिफिट है। तो स्क्रीनिंग का रोल उन लोगों में है जिनमें कि रिस्क फैक्टर्स हों और उससे उनका सर्वाइवल बढ़ता है। अच्छा सर, अब अंत में मैं सवाल एक पूछूंगा कि लंग्स कैंसर अवेयरनेस मंथ जो मनाया जा रहा है नवंबर, इस बार 2022 में अ ब्रीथ ऑफ प्रिवेंशन इसका थीम रखा गया, तो क्या इसके पीछे मकसद है सर? हाँ, इसमें ब्रेथ ऑफ प्रिवेंशन जो है, ये इसलिए है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस जो है वो प्रदूषित हवा को अगर ले रही है, उससे प्रदूषित हवा हमारे फेफड़े में जा रही है तो हम कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारी सांस जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए, और इसका पूरा जिम्मा, जैसे हम कई बार, जैसे मैं भी देखता हूँ या हम लोग समाज में देखते हैं जनरली कि बोल देते हैं कि अच्छा ये इसको कैंसर हो गया, ऐसा हो गया, और ब्लेम की टेंडेंसी होती है कि कुछ किया होगा इसने गड़बड़, इसीलिए। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेरा अपना भी मानना है बड़ा क्लोज कि डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है वो काफ़ी इंडिस्क्रिमिनेट हो रहा है, अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रहा है, और उस चक्कर में हमने अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान किया है, और उसके कारण से हवा में जो है प्रदूषण इतना बढ़ा है
कि अगर आप कल परसों का आप न्यूज़ देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मेदांता गुड़गांव का ही एक डेटा आया है। डॉक्टर अरविंद कुमार ने, वहाँ पे थोरेसिक सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में 50 साल से नीचे के जो लोग हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से ये कैंसर बढ़ा है। उन लोगों में जो कि जिन्होंने कभी सिगरेट पी ही नहीं, बीड़ी पी ही नहीं, किसी भी तरीके की स्मोकिंग नहीं की, उसमें बढ़ा। उसमें क्यों बढ़ा? उसमें बढ़ा इसलिए क्योंकि हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। तो ब्रेथ ऑफ प्रिवेंशन वही है कि हम अपने ब्रेथ को स्वच्छ रखें, और ये तभी संभव है जब हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से डॉक्टर अमरेंद्र अमर ने जो सुझाव दिए हैं और जो बातें बताई हैं वो काफ़ी अहम हैं इस बात के लिए कि हम कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी और ख़ासकर जो लंग्स कैंसर है ऐसी ख़तरनाक बीमारी से कैसे बच सकते हैं, क्या नहीं करना हमारे लिए ज़रूरी है, इस पर हम ज़रूर ध्यान दें और ख़ासकर हम स्वच्छ जगहों पर रहने की कोशिश करें। पॉल्यूशन से भरा पूरा माहौल है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम मास्क भी लगाएं ताकि प्रदूषित हवा को हम जहां तक हो सके अपने अंदर लेने से बचें। सिगरेट और धुओं से बचना तो ज़रूरी है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।